आज के वीडियो में अपन बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली हमें ये बताता है कि हमारे पास कैश किन एक्टिविटीज़ से आता है, किन एक्टिविटीज़ से जाता है। यानी हमारे पास जो कैश था उसमें चेंज आया तो कितना आया और वो क्यों आया। बिजनेस में डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो हम उन एक्टिविटीज़ को कैटेगराइज करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैश कहाँ कहाँ से आया और कहाँ कहाँ पे वो गया। चलिए सुनते हैं थोड़ा सा। कैश फ्लो स्टेटमेंट, टुडेज टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, ये फाइनेंशियल एनालिसिस करने का एक तरीका है। ये पीपीटी जब ख़त्म होगी उसके बाद जब आप 2 क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बहुत ठीक से समझ आ जाएगा। बेसिक तो एक लेक्चर में तो पूरा तो कहाँ से आएगा, क्योंकि ये चैप्टर 12th में होता है यानी बोर्ड क्लासेस में। इसके अलावा ये बीकॉम 2nd ईयर और 3rd ईयर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में होता है। ठीक है, तो इतना छोटा चैप्टर नहीं है पर है बहुत अच्छा चैप्टर, आप ठीक लगेगा। चलिए, कैश फ्लो एनालिसिस कहता है इस लेसन में एक व्यापार की सभी एक्टिविटीज़ को मुख्यतः 5 एक्टिविटीज़ में बांटा जाएगा। ओके, वो 5 एक्टिविटीज़ कौन सी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, जैसे फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, खरीदना बेचना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ मतलब पैसे का बंदोबस्त करना। ओके, जैसे हम किसी से उधार लेंगे या शेयर इशू करेंगे तो वो होगी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। नॉन कैश एक्टिविटीज़, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस ऐसे होंगे जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता। अभी 1 बाय 1 करके आएगा, लेकिन कैश फ्लो बनाते समय जो आपको परेशान करेंगे ना, वो ये नॉन कैश एक्टिविटीज़ ही परेशान करेंगी। वेल, अनदर इज़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब जैसे आपने बैंक में पैसा जमा करा दिया या बैंक से पैसा निकाल लिया, इसमें एज सच कोई फ्लो नहीं है। ये ठीक ऐसा है कि आपकी लेफ़्ट पॉकेट से पैसा निकल के राइट पॉकेट में आ गया, उतना ही है। या आपने पैसे को फ्री पड़ा था तो हाईली लिक्विड जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, कैसे, वो सब अपन देखेंगे। चलिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है? ऐसी एक्टिविटीज़ जो व्यापार में दिन प्रतिदिन होती है, जैसे माल खरीदना बेचना, एक्सपेंसेस का भुगतान करना, या वो सभी ट्रांजैक्शन जो करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज से संबंध रखते हो। ऑल द रूटीन एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस सच एज परचेज, सेल, पेमेंट ऑफ एक्सपेंस एंड द ट्रांजेक्शंस विच रिलेट्स टू करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो आपके जो डे टू डे ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस में होना बट ऑब्वियस है, होंगे ही होंगे, तो वो होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब इसको अपन ने 2 हिस्सों में बांटा है, इनफ्लो और आउटफ्लो। दैट इज़ जिनसे पैसा आएगा और जिनसे पैसा जाएगा। जैसे गुड सेल करना, पहली बात तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और गुड सेल करने से पैसा आएगा। डेटर से कलेक्शन करना, इससे भी पैसा आएगा। कमीशन रिसीव करना, जैसे हमने किसी का कोई ट्रांजेक्शन सौदा करवा दिया, कमीशन हमें मिलेगा, तो ये भी हमारे लिए इनफ्लो है और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इनकम टैक्स रिफंड, थोड़ा कट गया है। इनकम टैक्स रिफंड मतलब इनकम टैक्स हमें वापस मिलना। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि टैक्स पेमेंट करना किस तरह की एक्टिविटी है। देखिए, आप बिज़नेस करेंगे तो आप टैक्स देंगे, बिज़नेस करेंगे तो टैक्स देना ही पड़ेगा। तो ये आपकी जो होती है ना, ये होती है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कई बार हम ज़्यादा टैक्स दे देते हैं तो आपका टैक्स वापस आ जाता है, तो वो जो वापस आ जाता है उसे इनकम टैक्स रिफंड बोलते हैं, तो वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इसी तरह गुड्स परचेज करना, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना, डे टू डे एक्सपेंस सच एज कमीशन, सैलरी, रेंट, टेलीफोन एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ये सब पे करना, ये सब के सब आपके आउटफ्लो हैं एंड ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, डेली एक्टिविटीज़ हैं। चलिए, अब ये कहता है नोट। देखिए, एक आइटम जो आपको परेशान करेगी वो है प्रोविज़न फॉर टैक्स। तो आपको क्या होगा, प्रोविज़न फॉर टैक्स के 2 फिगर दे रखे होंगे, तो हम ये मानेंगे कि जो पुराना टैक्स है वो तो हमने पे कर दिया और जो नया अमाउंट है उसके लिए हमने प्रोविज़न बना दिया। कहता है टैक्स के लिए प्रोविज़न बनाना और टैक्स की राशि चुकाना दोनों ही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में एडजस्ट होंगे। अभी क्वेश्चंसों में आप देखेंगे कि कैसे होंगे। अगर आपको थ्योरी पार्ट थोड़ा बहुत आता है तो भले आप 5 मिनट का ये 10 मिनट का स्किप कर लीजिए और सीधे ही आप क्वेश्चंस पे चले जाइए। बट जिन्होंने बिल्कुल पहली बार सुन रहे हैं, स्क्रैच से सुन रहे हैं, तो सुन लीजिए कि टैक्स का जो प्रोविज़न बनेगा और टैक्स का जो पेमेंट होगा, ये दोनों ही आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में शो करने हैं। जो आप प्रोविज़न बनाएंगे, नीचे लिखा है प्रोविज़न मेड ड्यूरिंग द ईयर, जो आप प्रोविज़न बनाएंगे उसे ऐड किया जाएगा, क्योंकि वो प्रॉफिट पे दबाव डालने वाली आइटम है तो उसे ऐड किया जाएगा। और जो टैक्स आप पे करेंगे उस वजह से आपका पैसा जाएगा
उससे डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, बाकी तो अकाउंट्स करने की चीज़ें करने से ही समझ आती हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटीज़ जो फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट के सेल और परचेज से संबंधित हो, जैसे बिल्डिंग परचेज, बिल्डिंग सेल, इन्वेस्टमेंट परचेज, इन्वेस्टमेंट सेल, ये सब आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कहलाएगी। इसके यहाँ पे एग्जांपल आने लगेंगे। जैसे मशीन पहले मैं आपको आउटफ्लो बताता हूँ। जैसे आपने मशीन परचेज़ की या लैंड परचेज़ की, तो ये डेली एक्टिविटी नहीं है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टमेंट परचेज़ किया, ठीक है। अब आप देखो, मशीन अगर परचेज़ करने के बाद आपने सेल की तो उसमें पैसा आएगा, लेकिन वो भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही है। या इन्वेस्टमेंट जो आपने परचेज़ किया था उस पर सेल करोगे तो भी वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और एक मज़ेदार बात और है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो नतीजे के तौर पे यू विल रिसीव इंटरेस्ट, यू विल रिसीव डिविडेंड। तो इंटरेस्ट रिसीव करना और डिविडेंड रिसीव करना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं फिर बोलता हूँ, हम जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं जैसे शेयर्स में, तो बदले में वी आर गोइंग टू रिसीव डिविडेंड। तो डिविडेंड रिसीव इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सपोज वी परचेज द प्रॉपर्टी, हमने प्रॉपर्टी परचेज़ की और फिर हमें उस प्रॉपर्टी का मान लो किराया मिला, तो वो किराया मिलना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। हमने डिवेंचर्स या बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज़ की, तो नतीजे के तौर पे वी विल रिसीव इंटरेस्ट, तो वो भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही रहेगा। तो ये थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। और एक थोड़ा सा आप एडवांस समझना चाहें तो जैसे आपने बिल्डिंग परचेज़ की, उसको सेल किया तो आपने प्रॉफिट कमाया तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, तो ये टैक्स भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा, क्योंकि इसकी जड़ में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। बिल्डिंग परचेज़ करना इन्वेस्टिंग, उसे सेल करना इन्वेस्टिंग, उसकी वजह से टैक्स लगना भी इन्वेस्टिंग। तो ये क्या होता है, यूँ चलता है, रूट वाइज चलता है कि जड़ में क्या है, रूट एक्टिविटी क्या है। चलिए और देखते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटीज़ जो शेयर या डिवेंचर के इशू या रिडम्पशन से रिलेटेड हो। लोन चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, उसे वापस करना या लेना हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी माना जाता है। और ऐसे वाले लोन पे इंटरेस्ट पे करना और डिविडेंड पे करना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। इसमें काफ़ी सारी बातें आ गई। अभी देखिए, आप शेयर इशू करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आप उसका रिडम्पशन करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आप लोन बोरो करेंगे, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसका रीपेमेंट करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उस इंटरेस्ट जो आपने लोन लिया है उसका आप इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कि सर अभी तो आप इंटरेस्ट के लिए इन्वेस्टिंग बोल रहे थे। देखिए, इंटरेस्ट रिसीव करना और इंटरेस्ट पे करना दो अलग अलग एक्टिविटी है। आपको रूट समझना पड़ेगा। इंटरेस्ट हम क्यों पे करते हैं, क्योंकि हमने लोन लिया है, तो लोन लेना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। जबकि इंटरेस्ट हमें मिलता क्यों है, क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो आपको रूट समझना पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलिए अब इसके बारे में बताएगा ही आपको। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के एग्जांपल जैसे शेयर इशू करना, डिवेंचर इशू करना, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लोन उठाना, रेस करना। आउटफ्लो में अगर हम शेयर्स का, इक्विटी शेयर्स का बायबैक करते हैं या प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करते हैं या डिवेंचर का रिडम्पशन यानी रीपेमेंट करते हैं, लोन वापस चुकता करते हैं, इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट करते हैं, आउटफ्लो की तरह इनको लिखना चाहिए था। इंटरेस्ट पेमेंट और डिविडेंड पेमेंट, वो सब आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। अब आता है नॉन कैश एक्टिविटीज़। नॉन कैश एक्टिविटीज़ का मतलब होता है, देखिए जैसे मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। सैलरी पेड, अब सैलरी पे करना में आपका कैश गया और सैलरी फिर P&L में जाएगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड डेप्रीसिएशन चार्ज किया भी P&L में जाएगा, लेकिन डेप्रीसिएशन के अंदर आउटफ्लो नहीं होता, डेप्रीसिएशन के अंदर कैश का फ्लो नहीं होता। ये जैसे आपने मान लीजिए गुडविल को राइट ऑफ किया या कोई और फिक्टिशियस झूठी मूठी एसेट्स को आपने राइट ऑफ किया। राइट ऑफ करना मतलब ख़त्म करना, बुक्स में से ख़त्म किया, लेकिन उसमें हो सकता है कैश का इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो जिन ट्रांजैक्शंस में कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है वो नॉन कैश एक्टिविटीज़ होती है। अगर कैश फ्लो बनाते समय आप इनको संभाल गए, नॉन कैश एक्टिविटीज़ को संभाल गए, तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नॉन कैश एक्टिविटीज़ कहता है, इसका मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जिनमें ना तो कैश आता है और ना जाता है, उन्हें नॉन कैश एक्टिविटीज़ कहते हैं। नॉन कैश एक्टिविटी डज नॉट इन्वॉल्व एनी मूवमेंट ऑफ कैश, नो इनफ्लो नो आउटफ्लो। फॉर एग्जांपल डेप्रीसिएशन, आपने डेप्रीसिएशन लगाया तो पहली एंट्री लग जाएगी डेप्रीसिएशन टू फिक्स एसेट्स, फिर डेप्रीसिएशन P&L में चला जाएगा, तो आपका किसी भी तरह का कैश आउटफ्लो नहीं होगा। इसी तरह गुडविल को आपने राइट ऑफ किया और कोई
हो सकता है बुक्स में फालतू असेट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर वगैरह, उसको राइट ऑफ किया। या इस तरह से आपने मान लो जनरल रिजर्व क्रिएट किया, तो जनरल रिजर्व क्रिएट करते समय एंट्री बनती है P&L टू जनरल रिजर्व, तो इस एंट्री में कैश की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। मतलब कुछ आइटम ऐसी होती है जो प्रॉफिट को डिस्टर्ब करती हैं, कैश को डिस्टर्ब नहीं करती। आई रिपीट, कुछ आइटम ऐसी होती हैं जो प्रॉफिट को डिस्टर्ब करती हैं पर कैश को डिस्टर्ब नहीं करती, उनका खास ख्याल रखना होता है। चलिए बस ख़त्म होने को है। रोकड़ व रोकड़ तुल्य गतिविधियाँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक्टिविटीज़। कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कैश में होती हैं या चेक से होती हैं, यानी यूँ समझिए कि बैंक में पैसा जमा कराना या बैंक से पैसे निकालना, या हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट करना या हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट को बेचना, ये सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक्टिविटीज़ हैं। इनके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, बस ध्यान रखना है। ऐसी एक्टिविटीज़ जो रोकड़ यानी कैश, बैंक या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से संबंधित हो, जैसे ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, मनी डिपॉजिट, बेसिकली ये हाईली लिक्विड इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी मैच्योरिटी 3 महीने से कम होती है और हम कभी भी इनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये खास इनका फीचर होता है और इसी को अपन इन हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट को ही कैश इक्विवेलेंट कहते हैं। तो अभी हमने एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा। अब आप देखेंगे क्वेश्चंस में कि कैसे हम बैलेंस शीट को कैश फ्लो स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे। एक वीडियो ये और 2-3 वीडियोज़ आप और देखेंगे तो आप कैश फ्लो के बारे में समझने लग जाएंगे। चलिए इसके बाद अब आप क्वेश्चन देख लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा बेसिक समझने के बाद अपन अब क्वेश्चंस को देखते हैं। द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट्स ऑफ स्वराज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 20। एक कंपनी है जिसका नाम है स्वराज लिमिटेड और हमें बैलेंस शीट दे रखे हैं 2019 के भी और 2020 के भी। प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर 1920। ओके, हमसे चाहा है कि हम एक CFS बनाएं, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएं। देखिए, जब तक हम नए नए हैं, ज़ीरो लेवल पे हैं, हम डायरेक्ट CFS नहीं बनाएंगे। कम से कम मैं आज के वीडियो में डायरेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाऊंगा। पहले अपन रीजंस को समझेंगे कि चेंज क्यों आया, इम्पैक्ट को समझेंगे कि कैश आया कि गया, और टाइप को समझेंगे। एक बार हमें क्लियर हो गया फिर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। अगली वीडियो से हम डायरेक्ट कैश फ्लो बनाना शुरू कर देंगे। आज के वीडियो में हम बिल्कुल स्लो चल रहे हैं, ये मान के कि आपको कैश फ्लो के बारे में ज़्यादा नहीं पता। आइए, लाइब्रेरी साइड लिखा है पुराना बैलेंस शीट, नया बैलेंस शीट। अब ये कहता है शेयर कैपिटल 1 लाख थी और 2 लाख हो गई। तो अब मुझे समझना है कि शेयर कैपिटल में चेंज क्यों आया। 1 लाख से शेयर कैपिटल 2 लाख कैसे हो गई। तो मैं रीज़न सोचूंगा तो याद आएगा यार इशू है, इसमें हमने इशू किया होगा, तो ये रीज़न मेरे सामने आ गया। अब शेयर इशू करने से इम्पैक्ट क्या होता है, तो हमारे पास पैसा आएगा। शेयर इशू करने से कैश और बैंक हमारे पास आएगा, तो मैं या तो प्लस साइन लिखता हूं या इनफ्लो लिखता हूं कि हमारे पास पैसा आएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि शेयर कैपिटल इशू करना किस तरह की एक्टिविटी है। तो जैसे मैंने बताया एक्टिविटी 3 तरह की होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। तो इससे हम पैसा ले रहे हैं, पैसे का बंदोबस्त कर रहे हैं, तो ये एक्टिविटी है फाइनेंस एक्टिविटी। ठीक है, अगर आपको ये सारी एक्टिविटीज़ के बारे में पता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, तो आप 5 मिनट वीडियो आगे करके सीधा आप कैश फ्लो स्टेटमेंट देख सकते हैं, बट फिर भी आप सुनेंगे तो आपको काम आएगा। चलिए, जनरल रिजर्व 63,250, 68,250। तो जनरल रिजर्व इंक्रीज हुआ है, ये तो हमने नोटिस किया कि जनरल रिजर्व इंक्रीज हुआ है। अब ये क्यों हुआ है, तो इसको मैं बोलूँगा क्रिएशन ऑफ जनरल रिजर्व, कि इन लोगों ने जनरल रिजर्व क्रिएट किया है। अब है इम्पैक्ट ऑन कैश, तो मैं कहूँगा इट्स अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन, इट्स अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। और अभी मैंने टाइप ऑफ एक्टिविटी में भी डैश लगा दिया। ठीक है, अभी आपको कम समझ आ रहा है। डेप्रीसिएशन फंड, ओके, ये लोग डेप्रीसिएशन लगाने के लिए एक सेपरेट फंड यूज़ करते हैं। पहले 50,000 था, अभी 55,000 है, तो 5,000 का चेंज क्यों आया, तो मैं बोलूँगा डेप्रीसिएशन चार्ज्ड, कि इन लोगों ने डेप्रीसिएशन चार्ज किया है।
और अगेन ये भी एक नॉन कैश एक्टिविटी है, ये एक नॉन कैश एक्टिविटी है। ओके, और बात करते हैं डिबेंचर पहले थे और अब नहीं है। डिबेंचर पहले हमारी लाइब्रेरी साइड में थे और अब नहीं है, मीन्स रिडम्पशन। मतलब हमें समझना होता है कि चेंज क्यों आया, रिडम्पशन हो गया। नाउ रिडम्पशन में कंपनी पैसा लौटा देती है, इशू में पैसा लेती है, रिडम्पशन में कंपनी पैसा लौटा देती है। तो ये है आपका आउटफ्लो, या तो आउटफ्लो बोलो या माइनस जाएगा पैसा, इस तरह से समझाओ। और डिवेंचर इशू करना या उनका रिडम्पशन करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। ठीक है, देखिए रियल लाइफ में तो सीधा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है, लेकिन अगर मैं सीधा कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा तो कुछ लोगों को टफ लगेगा, इसलिए पहले मैं रीज़न समझा रहा हूँ, फिर मैं उसे प्रेजेंटेशन में बताऊँगा आपको। और देखिए क्रेडिटर 1,22,750 से 1,14,850 रह गए, तो क्रेडिटर्स में कमी आई है। प्रोबेबल रीज़न पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ये है इसका प्रोबेबल रीज़न कि इसलिए क्रेडिटर्स कम हो गए। अगर आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे तो आपका कैश जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा कैश जाएगा। ओके, अब क्रेडिटर्स को पेमेंट करना किस तरह की एक्टिविटी है, डे टू डे, डेली एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो ये इसको जहाँ भी दिखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के तहत लिखेंगे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 9,000 से 18,000 हो गए। ये लाइब्रेरी था, ये बढ़ गया, इसका मतलब है हम पेमेंट कर ही नहीं रहे। 9,000 से खर्चा 18,000 हो गया, लाइब्रेरी बढ़ गया है, इसका मतलब वी आर नॉट पेइंग। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने नॉन पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कि हमने पेमेंट नहीं किया। वेल, अब अगर पेमेंट नहीं किया तो इसको एक तरह से हम इनफ्लो की तरह ट्रीट करते हैं। पेमेंट करना अगर आउटफ्लो है तो पेमेंट नहीं करने को हम इनफ्लो की तरह ट्रीट करते हैं। कैश फ्लो बनाने के पर्पज से, इससे वैसे न जाने का मतलब आना नहीं होता, लेकिन कैश फ्लो बनाने के पर्पज से न जाने का मतलब आना होता है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डील की जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर टैक्स, 5,000 लास्ट ईयर, 5,400 दिस ईयर। वेल, ये थोड़ी सी स्पेशल आइटम है, मैंने इसके ऊपर स्टार लगाया है। इन्होंने इस साल 5,400 का प्रोविज़न बनाया है, तो मैं इसके 2 लिखता हूँ इम्पैक्ट, बाकी सब में देखो मैंने 1 लिखा है। 1 का मतलब है कि डिफरेंस क्यों आया, मैं इस आइटम को स्पेशल ट्रीटमेंट देता हूँ और मैं इसमें लिखूँगा इसके 2 इम्पैक्ट हैं। पहला, ओल्ड टैक्स पेड, न्यू प्रोविज़न मेड। तो इसमें मैंने 2 बातें लिखी बेटा। अब अगर हम पुराना टैक्स पे करेंगे तो ये है आपका आउटफ्लो, ये है आपका आउटफ्लो, और टैक्स पे करना इट्स अ रूटीन एक्टिविटी, इट्स अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, ओके, एक तरह से आप समझ लीजिए कि मैं आपको टाइप ऑफ एक्टिविटी समझा रहा हूँ, हालांकि मैं बनाऊंगा इस क्वेश्चन में कैश फ्लो और अभी का अभी बनाऊंगा। न्यू प्रोविज़न मेड, हमने नया प्रोविज़न बनाया, ये आपकी नॉन कैश एक्टिविटी है। फिर नॉन कैश एक्टिविटी हो गई तो बात ही खत्म हो गई, टाइप की ज़रूरत ही नहीं है। वेल, इसके बाद हम असेट साइड की तरफ आए। हालांकि ये जो बैलेंस शीट गिवन है ये भी पूरा परफॉर्मा फॉलो नहीं करती, बट हमें तो मेन कैश फ्लो स्टेटमेंट पे फोकस करना है। गुडविल 15,000 से 10,000 हो गई। अब कैसे हो गई, अब गुडविल को हमने अमोटाइज कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। तो इसका रीज़न ऑफ, यानी इसकी डिक्रीज का रीज़न है कि हमने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया और यू कैन से अमोटाइज कर दिया। अच्छा, इसमें आपका कुछ पैसा तो लगता नहीं है, गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ करने में आपका कोई पैसा लगता नहीं है, तो ये नॉन कैश एक्टिविटी है। ओके, नेक्स्ट इज प्लांट। प्लांट 150,000 से 240,000 हो गया, ये बड़ा आसान है समझना समझाना। प्लांट इंक्रीज हो गया, तो रीज़न क्या रहा होगा, प्लांट परचेज्ड। प्लांट इंक्रीज बिकॉज वी परचेज द प्लांट, हमने प्लांट परचेज किया, इसमें पैसा हमारा जाएगा, इट्स अ आउटफ्लो। और प्लांट वगैरह में हम इन्वेस्ट करते हैं, तो ये है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
तो इसको तो डील करना बिल्कुल आसान रहा। वन मोर, लैंड एंड बिल्डिंग 20 से 40 हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो गया, तो अब पड़े पड़े तो इंक्रीज होगा नहीं, तो लैंड एंड बिल्डिंग परचेज्ड। ओके बेटा जी, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज्ड, इट्स अ आउटफ्लो। और इसके बाद ये एक्टिविटी भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। जिन लोगों को टाइप ऑफ एक्टिविटी की बहुत अच्छी समझ है वो चाहे तो सीधा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना शुरू कर दें, और अगली वीडियो में मैं ऐसा ही करूँगा, लेकिन आज अपन बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे। नेक्स्ट इज डेटर। डेटर 75 से 80,000 हो गया, अब डेटर इंक्रीज हो गया। इसको दो तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। डेटर इंक्रीज हो गया मतलब हमने उनको उधार दिया, तो मैं इसका रीज़न लिख देता हूँ, क्रेडिट गिवन, कि हमने उनको क्रेडिट दी है, उनको उधार दी है। अब मैं इसमें कहूँगा कि हमने उनको उधार दी है तो इसमें हमारा पैसा गया, तो ये एक तरह का आउटफ्लो है। डेटर से डील करना डे टू डे एक्टिविटी है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, चलिए और भी एक तरह से समझ सकते हैं कि डेटर्स इंक्रीज हो गया, इसका मतलब हम कलेक्शन नहीं कर पा रहे, हमारे पास पैसा नहीं आ रहा, एंड पैसा न आना इक्वल टू जाना। इस चैप्टर के पर्पज से पैसा न आना इक्वल टू जाना। इसी तरह से स्टॉक, स्टॉक समझाना आसान है। स्टॉक पहले ज़्यादा था, अभी स्टॉक कम है, तो क्या हुआ होगा, यू कैन से सेल ऑफ स्टॉक। भाई हम ये कह रहे हैं कि ये चेंज क्यों आया, तो इसका प्रोबेबल रीज़न हो सकता है सेल ऑफ स्टॉक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोबेबल रीज़न फॉर चेंज, सेल ऑफ स्टॉक। सेल ऑफ स्टॉक से क्या आएगा, पैसा आएगा, इट्स अ इनफ्लो। और स्टॉक सेल करना तो बहुत डेली एक्टिविटी है, हम शॉप या कंपनी खोलते ही इसके लिए हैं, इट्स अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट इज कैश बैलेंस। तो कैश बैलेंस का आपको कुछ नहीं करना, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनी इसलिए रहा है कि हम जानना चाहते हैं कि कैश पहले 29,000 था तो अब 28,000 कैसे रह गया। ये इतना ज़्यादा सारा एक्सरसाइज हो रहा है, या मैं अभी एक पेज का स्टेटमेंट बनाऊंगा, वो एक्सप्लेन ही इस बात को करेगा कि कैश का बैलेंस रिड्यूस कैसे हो गया। और वन मोर थिंग, प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000 एंड 3,500। तो प्रीपेड इंश्योरेंस जो अपन एडवांस पे करते हैं, तो मैं ऐसे कहूँगा कि आपने एडवांस पे किया है क्योंकि अमाउंट इंक्रीज हुआ है, तो एडवांस गिवन, और इसमें आपका आउटफ्लो होगा। और एक्सपेंसेस वगैरह का भी पेमेंट डेली होता रहता है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। ठीक है, तो अब अपन इसका कैश फ्लो बनाने जा रहे हैं। पहले हिस्से में हमने जस्ट एक्टिविटीज़ के टाइप को समझा। ओके, तो अब अपन इस क्वेश्चन का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली ये 3 तरह की एक्टिविटीज़ में डिवाइडेड होता है। पहले हिस्से में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं, दूसरे हिस्से में हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, और तीसरे हिस्से में हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से ये 3 हिस्सों के अंदर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट डिवाइडेड होता है। चलिए अपन शुरू कर लेते हैं। पहले मैं बेसिक क्वेश्चन पढ़ता हूँ। शेयर कैपिटल 1 लाख से 2 लाख हो गया, तो इसका रीज़न क्या था कि हमने शेयर को इशू किया। शेयर को इशू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, तो आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आना है और आपको लिखना है इशू ऑफ शेयर्स। देखिए, कंपनी को जब भी पैसे की ज़रूरत होती है ना, तो कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करके पैसा ले लेती है। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स। इससे आपके पास 1 लाख रुपए आएगा। प्लस और माइनस साइन की बहुत इंपॉर्टेंस है, ध्यान से लगाना है। 1 लाख रुपए हमारे पास अभी अभी आया है शेयर इशू करने से। आगे है जनरल रिजर्व। हमने क्या किया, रिजर्व क्रिएट किया। अब देखिए, रिजर्व क्रिएट कहाँ से होता है, प्रॉफिट से। अगर मैं आपको थोड़ा समझाऊं, तो इन्होंने जब रिजर्व क्रिएट किया होगा तो जनरल रिजर्व को सीआर किया होगा और पी&एल को डीआर किया होगा। ये एंट्री करके रिजर्व क्रिएट होता है।
और रिजर्व क्रिएट करके इन्होंने अपने प्रॉफिट्स को दबाया, इन्होंने अपने प्रॉफिट्स को दबा दिया, प्रेशर डाल दिया उसके ऊपर। तो अभी कैश फ्लो बनाते समय हर वो एक्टिविटी जो हमारे प्रॉफिट्स पे दबाव डालेगी हम उसे ऐड बैक करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ट्रांसफ़र इन जनरल रिजर्व, ट्रांसफ़र इन जनरल रिजर्व कि सर क्या, देखिए यहाँ पे आपको एक नेट प्रॉफिट दे रखा होगा, नेट प्रॉफिट एज पर P&L दे रखा होगा, उसके अंदर हम इस 5,000 को जोड़ेंगे, इस 5,000 को जोड़ेंगे। ये 5,000 रुपये हमारे ही पास है। अगर अकाउंटिंग वाइज समझो तो अकाउंटिंग वाइज ये एंट्री करके प्रॉफिट्स को कम किया गया, पर रियल में ये पैसा कहीं गया नहीं है, रियल में ये पैसा कहीं गया नहीं है, ये पैसा हमारे ही पास है। मैं आपको और दूसरे तरीके से समझाता हूँ। सपोज हमने सैलरी पे किया, सैलरी पे किया तो एंट्री होती है सैलरी टू कैश, फिर हम इसे राइट ऑफ करते हैं तो उसकी एंट्री होती है P&L टू सैलरी। हाँ सर सही बात है, पहले हम सैलरी का पेमेंट करते हैं फिर इसमें राइट ऑफ होता है। देखो ये एंट्री में भी प्रॉफिट पे दबाव आया है, प्रॉफिट पे प्रेशर आया है, लेकिन इससे पहले एक्चुअल में कैश गया भी है। प्रॉफिट पे दबाव आया है ये सच है, लेकिन एक्चुअल में कैश गया भी है। लेकिन इसमें प्रॉफिट पे दबाव तो आया है पर कैश कहीं गया नहीं है, कैश कहीं गया नहीं है, इसलिए उसे ऐड बैक करेंगे। मैं अभी और वीडियोस में समझाता जाऊंगा, एक ही बार में बहुत नहीं समझ पाओगे। चलिए और बताते हैं। डेप्रीसिएशन फंड, डेप्रीसिएशन इन लोगों ने चार्ज किया। आप बचपन से जानते हैं कि डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम। डेप्रीसिएशन प्रॉफिट्स पे प्रेशर डालता है, प्रॉफिट्स को कम करता है, पर डेप्रीसिएशन कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट नहीं करता, उसको कैश के फ्लो की ज़रूरत नहीं होती। तो इसे भी अपन ऐड बैक करेंगे। इस तरह जो हम वापस जोड़ते हैं ना कि सर आप बताओ ना हम कौन सी आइटम्स को जोड़ रहे हैं, वो आइटम्स जिन्होंने प्रॉफिट को प्रेशराइज किया पर जिसमें आपका कैश का आउटफ्लो रियल में नहीं हुआ, यू नो दैट कि आपका कैश कहीं नहीं गया, उनका आप एडजस्टमेंट करोगे। ये इनडायरेक्ट तरीका है, ये कैश फ्लो को बनाने का इनडायरेक्ट तरीका है। तो थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। चलिए और बात कर लेते हैं। डिबेंचर्स पहले थे और अब नहीं है, इसका मैंने रीज़न बताया रिडम्पशन, ठीक है। आपने ये सारे रीज़न अभी मेरे साथ सुने थे। डिवेंचर्स का हमने क्या किया, रिडम्पशन। रिडम्पशन में पैसा गया और ये रोज रोज होने वाली एक्टिविटी तो है नहीं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है नहीं। अगर कोई चीज़ ऑपरेटिंग नहीं है तो या तो वो इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है। तो शेयर, डिवेंचर, लोन, ये वाली जो एक्टिविटीज़ होती है ना वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। तो आपको जाके यहाँ पे सिंपली लिखना है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, और आपका सिंपली पैसा चला गया। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में आपका 50,000 गया। नेक्स्ट क्रेडिटर, क्रेडिटर कम हो गए, क्रेडिटर कम हो गए तो इसका रीज़न तो यही होगा पेमेंट टू क्रेडिटर, लेकिन अपन लिखते समय लिखेंगे डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, वी विल राइट डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, और इस वजह से आपका पैसा जाएगा। क्रेडिटर्स को आप पेमेंट करेंगे तो आपका पैसा जाएगा। तो जितना भी गैप है इन दोनों साइड का, इसमें मैं देख पाता हूँ करीबन 7,900 का गैप है। 7,900 रुपये आपका गया, गया के लिए ब्रैकेट साइन बनाया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ गए, मतलब वी आर नॉट पेइंग फॉर देम, हम पेमेंट नहीं कर रहे, तो ये पैसा हमारे पास है। तो आपको इसके लिए लिखना है इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और ये पैसा हमारे पास है तो हम इसे इनफ्लो की तरह शो करेंगे। हम दे सकते थे पर हमने दिया नहीं। इसके बाद है प्रोविज़न फॉर टैक्स। इसका ऐसा है सर कि ये जो पुराना वाला टैक्स है ना, ये वाला हम पे कर देंगे, ये हमने पे कर दिया होगा। तो ये 5,000 का टैक्स है वो हमने पे कर दिया, तो इसे मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बिल्कुल लास्ट में जाके दिखाया कि हमने टैक्स पे कर दिया। और ये जो 5,400 है,
इतने रुपए का हमने प्रोविज़न बनाया है पी एंड एल से। हमें पता है कि सारे प्रोविज़न सी आर नेचर के होते हैं और सारे प्रोविज़न पी एंड एल से बनते हैं। तो इस एंट्री ने हमारे प्रॉफिट को प्रेशराइज किया, इसका हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो सर ये जो 5400 है हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे, प्रोविज़न फॉर टैक्स। ठीक है सर। चलिए, इसके बाद है गुडविल। इन्होंने गुडविल को राइट ऑफ किया है। गुडविल पहले 15 था, अभी 10 रह गया, तो गुडविल राइट ऑफ हो गया। तो ये कैसे हुआ होगा? इन्होंने गुडविल को किया होगा सी आर और पी एंड एल को किया होगा डी आर। अगेन इस एंट्री ने फिर से हमारे प्रॉफिट को प्रेशराइज किया। तो प्रॉफिट को प्रेशराइज किया तो हम यहाँ पे इसका एडजस्टमेंट करेंगे और इसे गुडविल रिटर्न ऑफ के नाम से लिखेंगे। चलिए, ओके, गुडविल के बाद अपन देखते हैं प्लांट। प्लांट पहले से ज़्यादा है, प्लांट की वैल्यू बहुत बढ़ गई है। ऑब्वियस सी बात है, हमने प्लांट को परचेज किया होगा। अब प्लांट हम डेली तो परचेज करते नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वो जाता है जो डे टू डे होता है। तो प्लांट परचेज करना यहाँ आएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। आप कह सकते हैं सर आप डायरेक्ट हमें ये समझा देते, लेकिन यार डायरेक्ट समझाने से पहले एक बार मैं मान लेता हूँ कि पहले आपको सॉरी एक्टिविटीज़ की थोड़ी समझ होनी चाहिए और वो धीरे धीरे डेवलप होती जाएगी। बार बार जब आप इन चीज़ों को सुनेंगे तो आपकी इन आइटम्स की समझ डेवलप होती जाएगी। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग 20 से 40 हो गया। अब पड़े पड़े तो होगा नहीं, बैठे बैठे तो होगा नहीं, हमने परचेज किया होगा। और लैंड एंड बिल्डिंग भी हम रूटीन परचेज थोड़ा ना करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग भी हमने परचेज किया है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। कि सर आप ये ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हो? क्योंकि कैश जा रहा है। आप समझ लीजिए कि इन सारी बातों का, इन सारे रीजंस का कैश पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, हम उसको देख रहे हैं। मेन डेटर्स की बात करते हैं। डेटर इंक्रीज हो गए, इसका मतलब हमने उधार दे दिया। उधार दे दिया, क्रेडिट गिवन, मैंने इसका रीज़न बताया। बट आपको यहाँ पे लिखना है इंक्रीज इन डेटर्स। आप कह सकते हैं कि सर आप यहीं क्यों लिख रहे हो, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? पर डेटर्स से तो हम रोज़ डील करते हैं ना सर, डेटर्स से हम रोज़ डील करते हैं। तो डेटर्स को हमने इंक्रीज किया है, डेटर्स इंक्रीज हुए हैं, हमारा पैसा गया है। जी हाँ, डेटर्स को हमने उधार दिया है। अच्छा, कुछ यहाँ पे बच्चे कहेंगे और सही भी कहते हैं कि सर हमने तो डेटर्स को माल दिया होगा, कैश थोड़ा ना गया होगा। लेकिन अभी आप समझिए कि हर चीज़ को हम घुमा के कैश पे ले आएंगे। जैसे मैं अगर आपके लिए बताऊँ तो हमने डेटर्स को जो माल दिया होगा वो माल हमने तो लिया होगा, हमारा तो कैश गया होगा। यानी हम हर चीज़ को एंड में कैश के साथ कनेक्ट कर देंगे। जैसे स्टॉक है, स्टॉक इंक्रीज हुआ होगा, स्टॉक सॉरी रिड्यूस हुआ है, 108 से 60 हुआ है। तो स्टॉक रिड्यूस हुआ है, स्टॉक को हमने सेल किया है, लेकिन हम सेल ऑफ स्टॉक नहीं लिखेंगे, हम सेल ऑफ स्टॉक नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे डिक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक। और 48,000 हमारे पास आया है। इसके बाद कैश बैलेंस यहाँ पे हम एंड में से नोट करेंगे। जैसे हमने नोट किया ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये सर क्या? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ लिखा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 29,000, क्लोजिंग बैलेंस है 28,000। हम सारी मेहनत करी इस रीज़न के लिए रहे हैं कि 1,000 रुपये कहाँ चला गया। लास्ट आइटम इज प्रीपेड इंश्योरेंस। अगेन प्रीपेड इंश्योरेंस इज द करंट एसेट्स। अभी मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ कि जितने भी करंट एसेट्स होते हैं और करंट लायबिलिटीज होते हैं उनको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में डील करेंगे। हालांकि 100% सच नहीं है, पर थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि जो भी मैटर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड है उनको हम ऑपरेटिंग में फेस करेंगे।
और एक आप सिंपल याद करें, जैसे कि अधिकतर टीचर आपको याद कराएंगे और गलत भी नहीं है वो लोग, कि अगर आपका असेट इंक्रीज होता है तो आपका कैश जाएगा। सिंपल इसको आप फॉलो कीजिए और इसकी मदद से आप बचे हुए रूल्स बना सकते हैं। मैं थोड़ी मदद करता हूँ। असेट इंक्रीज होता है तो कैश जाता है, तो लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो कैश आएगा। और दो रूल आप इससे उल्टे बना लो कि जैसे अगर असेट्स नीचे जाता है तो साइन चेंज हो गया और लायबिलिटी नीचे जाता है तो साइन चेंज हो गया। कि सर हमें समझ नहीं आता, मैं अगले क्वेश्चन में वापस समझाऊंगा इसको। अभी मैं केवल ये बोल रहा हूँ कि आपका अगर असेट इंक्रीज हो गया तो आपका कैश जाएगा। थोड़ी देर के लिए ये आप फॉलो कीजिए। आपको यहाँ लिखना है इंक्रीज इन प्रीपेड, ठीक है, और 500 कि सर ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया क्वेश्चन। वेल थोड़ा बहुत तो टफ है। आप ये देखिए कि ये चैप्टर 12th में होता है जनरली। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में फाइनल ईयर में पढ़ाया जाता है। एमकॉम के अंदर ये चैप्टर होता है। इसके अलावा जितने बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें चैप्टर होता ही होता है। कंपनी के जो फिनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं उसका ये मैंडेटरी पार्ट होता है। तो इतना आसान तो नहीं होगा, और इतना आसान हो तो फिर मज़ा भी क्या, थोड़ा बहुत तो टफ होना ही चाहिए। आ जाओ, देखिए इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट नहीं दे रखा है, नेट प्रॉफिट नहीं दे रखा है। अब देख लेते क्या आया। 5, 10, 15, 20, 20,400, 20,400। आपका टाइम ख़राब नहीं करें, कैलकुलेटर मंगा लिया है। माइनस 7,900, 9,000 प्लस 5,000 माइनस 48,000 लेस 500 लेस 5,000। देखिए ये सब करने पे आ रहा है 59,000। तो अभी मैंने केवल इस पे लिखा कि ओ हमारे पास 59,000 आया है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। यहाँ पे 1,10,000 रुपया माइनस हुआ है आई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से, और 1,00,000 प्लस है, 50,000 माइनस है, तो हमारे पास 50,000 प्लस का बचा, ये है एफ। तो देखिए आपका ओ जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वहाँ से 59,000 आया है, आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी से 50,000 आया है, और आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला गया है। दैट्स वाई 1,000 माइनस आएगा। तो हम ये बता पाए कि हमारे पास बिज़नेस ऑपरेट करने से पैसा आया है, मतलब इस तरह से हमने बिज़नेस को चलाया है कि कैश हमारे पास आया है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से भी कैश हमारे पास आया है। तो किसी ने बोला फिर कैश कहाँ चला गया, ऐसे कम कैसे हो गया? तो हमने वो सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। क्योंकि कई बार देखो बिज़नेस हाउसेस को समझ नहीं आता कि कैश जो आ रहा है, कमा रहे हैं, वो पैसा जा कहाँ रहा है। तो कैश इनके पास आया है, ये सच है, पर एट द सेम टाइम वो इन्वेस्ट हो गया है, वो चला गया है, और आपका ये माइनस हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। इसके बाद अपन एक क्वेश्चन अभी और देखेंगे। क्वेश्चन अपन और देखते हैं जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट पे है। एक बार मैं फिर डायरेक्ट कैश फ्लो नहीं बनाऊंगा, पहले कुछ रीजंस को स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको दो बैलेंस शीट गिवन है 2019 और 2020 के, ठीक है, और हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। पहला पॉइंट है इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले 3 लाख था और अभी 3,50,000 है, तो चेंज आया है। आपको ये सोचना है कि ये चेंज क्यों आया, तो आप समझ जाएंगे कि इसमें शेयर इशू हुआ होगा। तो इसका रीज़न है इशू ऑफ शेयर्स। शेयर इशू करने से कंपनी के पास पैसा आता है, तो इम्पैक्ट क्या हुआ? पॉजिटिव इम्पैक्ट। नाउ विच काइंड ऑफ एक्टिविटी इज दिस, ये किस तरह की एक्टिविटी है? तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, फाइनेंस एक्टिविटी है, ठीक है। अब मैं ठेठ हिंदी में बोलूँ वित्त गतिविधि है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, फाइनेंस एक्टिविटी है। आइए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख से 1 लाख रह गया, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हुआ है, तो ऐसा हो सकता है सिंस ड्यू टू रिडम्पशन। तो अपन मैंने यहाँ पे लिखा रिडम्पशन ऑफ शेयर। प्रोबेबल रीज़न
प्रोबेबल रीज़न यही है, रिडम्पशन ऑफ शेयर। होने को देखो और रीज़न भी हो सकते हैं कि कन्वर्जन हो गया हो, प्रेफरेंस शेयर्स को हमने कन्वर्ट कर दिया हो, लेकिन हम इसे थोड़ा कैश के साथ लिंक करके सोचते हैं कि रिडम्पशन ऑफ शेयर और रिडम्पशन में पैसा जाता है। इशू और रिडम्पशन आपस में अपोजिट टर्म है, तो रिडम्पशन में आपका पैसा जाता है। टाइप ऑफ एक्टिविटी फाइनेंस। डिवेंचर, थर्ड आइटम है डिवेंचर। 1 लाख से 2 लाख हो गया, डिवेंचर इंक्रीज हो गया। देखो फिगर इंक्रीज हो गया, ये तो किसी को भी दिख जाएगा। नाउ पीछे अकाउंटेंट की तरह सोचो कि डिवेंचर इंक्रीज क्यों हो गया, क्या रीजन रहा होगा। तो इशू ऑफ डिवेंचर मस्ट बी द रीजन। अभी ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये विदाउट एडजस्टमेंट वाला है। कई बार क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स होते हैं, वो जो आपको काफ़ी सारी बातें बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, उस पर हम अगले वीडियोस में बात करेंगे। तो हमने डिवेंचर इशू किया और उस वजह से क्या होगा सर, उस वजह से सर पैसा आएगा, तो इम्पैक्ट पॉजिटिव, ठीक है। और फाइनेंस, ये फाइनेंस एक्टिविटी है। एक तरह से मैं आपको टेक्निकली कह सकता था कि जितने भी आपके सोर्स होते हैं, जितने भी आपके लॉन्ग टर्म सोर्स होते हैं, लाइक इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, बैंक लोन, शॉर्ट टर्म लोन, अगर ये हैं, ये सारे के सारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की तरफ आपको ले जाएंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस इंक्रीज्ड, रिजर्व्स एंड सरप्लस इंक्रीज हुए हैं, इसका मतलब हमने पैसा कमाया है, या तो हमने रिजर्व क्रिएट किए हैं या पैसा कमाया है। तो मैं इस लाइन को लिखूंगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये इन्होंने डिटेल नहीं दी कि P&L कितना, जनरल रिजर्व कितना, इन्होंने एज अ ग्रुप दिया, एज अ हेडिंग दिया रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो मैं इंक्रीज होना बहुत अच्छा साइन होता है, ये बहुत एक हेल्दी साइन है आपके लिए। ये है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा। और ऑपरेटिंग, बिजनेस ऑपरेट करने की वजह से ये पॉसिबल होता है, तो इट्स अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट को लेकर पीछे कंट्रोवर्सी रही थी, लेकिन आजकल बहुत फिक्स है कि इसे फाइनेंस एक्टिविटी माना जाता है। ओवरड्राफ्ट ऑल्दो करंट लायबिलिटी है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये करंट लायबिलिटी है तो इसका तो एडजस्टमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होना चाहिए। बहुत साल तक इसका एडजस्टमेंट कैश और कैश इक्विवेलेंट के साथ में भी हुआ। रीसेंट न्यूज़ इज दैट कि ओवरड्राफ्ट को आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ट्रीट करेंगे। ओवरड्राफ्ट बढ़ गया है, इसका रीज़न होगा ओडी टेकन, ओवरड्राफ्ट टेकन। और पॉजिटिव है कि सर ये कोई अच्छी बात है क्या? नहीं, बात अच्छी या बुरी की नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि ओवरड्राफ्ट लेंगे तो पैसा आएगा। वी आर ऑल कंसर्न्ड अबाउट पैसा। नेक्स्ट करंट लायबिलिटी, मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाने की कोशिश कर रहा था, एक बार फिर देखिए। करंट एसेट्स अगर ऊपर गया, अगर आपका करंट एसेट्स ऊपर गया तो आपका पैसा जाएगा। इसका यहाँ पे बना लीजिए कि करंट लायबिलिटी अगर ऊपर गया, बाय द वे अगर करंट लायबिलिटी ऊपर गया तो पैसा आएगा। और दो इससे उल्टे बना लीजिए, करंट एसेट्स नीचे जाएगा तो पैसा आएगा, और करंट लायबिलिटी नीचे जाएगा तो पैसा जाएगा। इसके मैं रीज़न बता देता हूँ। करंट एसेट्स ऊंचा जाने का मतलब है हमने परचेज किया, जिस वजह से आउटफ्लो होगा। करंट एसेट नीचे जाने का मतलब होगा कि हमने सेल किया, इसलिए पैसा आएगा। करंट लायबिलिटी ऊपर जाने का मतलब है हमने उधार लिया तो पैसा आएगा, और करंट लायबिलिटी का मतलब नीचे जाने का मतलब है हमने उधार चुका दिया तो पैसा जाएगा। आप कॉन्सेप्चुअली समझें या कैसे भी समझें, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वैसे कॉन्सेप्चुअली समझ लें तो ज़्यादा बेटर होता है। करंट लायबिलिटी इंक्रीज का मतलब है लायबिलिटी इंक्रीज है, इसका मतलब क्रेडिट टेकन, हमने उधार लिया है, हमने उधार लिया है। कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पॉजिटिव साइन है, और हम इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डील करेंगे। इसके बाद फिक्स्ड असेट इंक्रीज, वेरी इजी। फिक्स्ड असेट परचेज मे बी द रीज़न। फिक्स्ड असेट परचेज करना अच्छी बात हो सकती है, पर कैश पे इसका बुरा प्रभाव होता है, कैश आपका जाता है। एक तरह से अपन इन्वेस्ट करते हैं, इट्स अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट 30 से 80 हो गया। इन्वेस्टमेंट परचेज इज द रीज़न। कैश आपका गया, ये भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। करंट एसेट्स इंक्रीजेस, करंट एसेट्स इंक्रीजेस में आपका पैसा जाएगा। चाहे तो आप पहले ये सिंबल बना के रख दें
एग्जाम कॉपी में आप पहले ही कहीं बना के रख लें, आपको इजी लगेगा, फटाफट आप यहाँ से देख देख के भर देना। करंट एसेट्स इंक्रीजेस, आपका पैसा चला गया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ करंट एसेट्स परचेज्ड, पैसा आपका चला गया, और ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में जो भी होगा वो ऑपरेटिंग होगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कम हो गए, वेल इसका रीज़न है राइट ऑफ। पहले ये हमारी बुक में थे 15,000 DR, अब ये हमारी बुक में दिखाई दे रहे हैं 10,000 DR। ओके, इसका मतलब है ये इस साल CR हुए होंगे, इस साल ये CR हुए होंगे P&L की मदद से, यानी हमने P&L की मदद से इनको राइट ऑफ किया है, और राइट ऑफ करने से प्रॉफिट पे प्रेशर आता है। तो मैं इसको ये कहूँगा, ये एक पहली बात तो नॉन कैश आइटम है। इस साल आपका कोई आउटफ्लो नहीं हुआ, इसमें आपका कोई कैश नहीं गया, बल्कि इन्होंने प्रॉफिट को प्रेशराइज किया है, तो मैं इसको स्पेशली डील करूँगा। चलिए अब अपन इस क्वेश्चन को कैश फ्लो स्टेटमेंट जो डायरेक्ट बताना चाहिए मैं वहाँ से बताता हूँ, वापस यहाँ से पढ़ूंगा और डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इक्विटी शेयर इंक्रीज हो गया है, हमने शेयर को इशू किया है, और ये फाइनेंस एक्टिविटी है, तो फाइनेंस एक्टिविटी में जाके लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल, और यहाँ पे आपके पास 50,000 आया है, प्लस साइन से शो किया है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख से 1 लाख हो गया है, यानी रिडम्पशन हुआ है, इसमें आपका पैसा गया। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आपको इसमें कहीं पे भी नहीं लिख देना है, जो एक्टिविटी जिसको बिलोंग करती है उसमें लिखना है। इसीलिए पहले जो हमने पीपीटी देखी उसमें हमने यही देखा कि कौन सा ट्रांजैक्शन कहाँ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में आपका 1 लाख रुपए चला गया को मैंने ब्रैकेट से दिखाया है। डिबेंचर पहले से ज़्यादा है, हमने डिबेंचर इशू किए और पैसा आया है, डिबेंचर इशू करने से पैसा आया है, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब है कि ये इंक्रीज हुए हैं, मतलब हमने पैसा कमाया है, इसे हम यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर, वैसे तो लिखते हैं नेट प्रॉफिट एज पर P&L, लेकिन ये बात अभी आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस से पता लगी है, तो नेट प्रॉफिट एज पर रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट, इतना पैसा हमने कमाया है 170,000। ओवरड्राफ्ट हमने लिया है, तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, मैंने यहाँ पे लिख दिया OD टेकन, ओवरड्राफ्ट टेकन, पैसा आया, ये भी इनफ्लो है आपका। करंट लायबिलिटी इंक्रीजेस, मतलब उधार लिया पैसा आया, आपको यहाँ लिखना है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में इंक्रीज की वजह से हमारे पास पैसा आया है। नेक्स्ट लिखा है फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट पहले से ज़्यादा है, परचेज है, तो आपको यहाँ पे लिखना है परचेजेस ऑफ फिक्स्ड असेट्स, इस चक्कर में हमारा पैसा चला गया, फिक्स्ड असेट्स को परचेज करने के चक्कर में पैसा चला गया। और इन्वेस्टमेंट भी परचेज हुआ है, जिसमें डेफिनेट हमारा पैसा गया होगा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स्ड असेट्स और इन्वेस्टमेंट, ये वाली जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आती हैं, और यहाँ पे आपका पैसा चला गया, ठीक है। करंट एसेट्स इंक्रीजेस, करंट एसेट्स इंक्रीज हुए हैं, मतलब हमने परचेज किया है, हमारा पैसा गया है। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इस वजह से आपका पैसा चला जाएगा। एंड द लास्ट रीज़न इज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को हमने राइट ऑफ किया है। सर राइट ऑफ क्या होता है? बुक्स में से किसी अकाउंट को ख़त्म करना, देखना ये होता है कि उसमें कैश इन्वॉल्व था या नहीं था। जैसे इस एंट्री में ये एंट्री हुई है, लेकिन इसमें कहीं कैश का कोई रोल नहीं है, तो ऐसी नॉन कैश एंट्री जो प्रॉफिट पे दबाव डालती है, प्रॉफिट्स को कम करती है, उसे हम ऐड बैक करते हैं। तो इससे अपन सर ऐड बैक क्यों करते हैं? सही कैश को समझने के लिए, कैश की सही पोजीशन को जानने के लिए हम उसे ऐड बैक करते हैं। तो यहाँ पे आपको प्लस करते हुए लिखना है, यहाँ पे भले आप लिख देंगे ऐड बैक। इस क्वेश्चन में ऐड बैक वाली एक ही आइटम है,
प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, जितना भी गैप है जैसे ओनली 5,000 का है, ठीक है। अब मुझे ध्यान आई यहाँ पे जब रिजर्व एंड सरप्लस था वो 1,10,000 से 270 हुआ था, तो इसके अंदर जो चेंज आया है वो 160 का आया है, यानी हमने 160,000 कमाया है। खैर अब रिजल्ट निकालने का टाइम आ गया है। 160,000 हमने कमाया है, 5,000 प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वाले पैसे भी हमारे पास ही हैं, ऑल्दो बुक्स में हमने दिखाया है खर्च हो गया, बट रियल में वो हमारे पास ही है। इसमें से 135 माइनस गया तो 30 और 75 प्लस हुआ तो 1,05,000। कुल मिला के ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारे फेवर में रही है। कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमारे पास पैसा आया है, पैसा जनरेट हुआ है। अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो हमारा पैसा माइनस हुआ है, हमारा पैसा गया है। इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा पैसा माइनस हुआ है, और 1,00,000 कैंसिल तो यहाँ बचा 55,000। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी पैसा जनरेट हुआ है। अपन इसको क्रॉस चेक करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 1,05,000 जनरेट हुआ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से 55,000 रुपये जनरेट हुआ, ये 160,000 हो गया, और ये पैसा हमने इन्वेस्ट कर दिया। तो इस क्वेश्चन में आपका कैश का बैलेंस नहीं दे रखा था, या था भी तो वो करंट एसेट्स के अंदर छुपा हुआ था। अदरवाइज अगर कैश के बैलेंसेस गिवन होते तो कैश के बैलेंसेस हम नीचे लिख देते। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बता रहा है कि जो पैसा यहाँ से और यहाँ से आया वो पैसा गया कहाँ। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको कैश के फ्लो की जानकारी देता है। एक तो ये कि कैश कहाँ से आ रहा है और कहाँ को जा रहा है, और कैश में जो चेंज आया है वो किन वजहों से आया है। ओके, आगे भी मैं इसके ऊपर और वीडियोस बनाऊंगा। वेल बाय द वे, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसे शेयर करना चाहिए तो डेफिनेट शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी और वीडियोस जो आएंगे आपको मिलते रहेंगे। ओके।